शगुन के 40 लाख और फॉर्च्यूनर। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आज की कहानी है बनारस के रहने वाले सुरभि और सौरभ की, जिन्होंने अभी तक शादी का लड्डू नहीं खाया था, लेकिन दोनों ही उसे खाने के लिए बेताब थे। लेकिन उससे ज्यादा उनके घर वाले बेताब थे। पर अभी तक मुश्किल यही आ रही थी कि दोनों परिवारों का मिलन नहीं हुआ था। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। अरे बहन जी, अब तो मैं अपने सौरभ के लिए लड़कियां देख देख कर परेशान हो गई हूँ। अब मैंने तेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। अब ये तू जाने के कहां से ढूंढ के लाएगी अपनी बहू। सौरभ तो यही कहता है ना, सीमा मौसी ही मेरे लिए सही लड़की पसंद कर सकती है, तो कर तू। अच्छा सीमा, अब मैं रखती हूँ, तेरे जीजा जी के दुकान से आने का समय हो रहा है, जरा खाने वाले का भी देख लो। नहीं तो क्या, अब बहू तो है नहीं, सब मुझे ही करना है। तभी तो तुझसे कह रही हूँ कि अरे नहीं नहीं सीमा, तू भी कैसी बातें कर रही है? तू जानती नहीं है क्या अपने जीजा जी को? अरे हमारी कहीं से कहीं तक कोई भी डिमांड नहीं है। अरे तू भी ना इतनी बातें फोन पर कहाँ हो पाती है। कल सुबह नाश्ते पर घर आ जाना, उस समय जीजा जी, सौरभ, निशी सब घर पर होंगे। चल रखती हो। तभी विनोद जी आते हैं। अरे भाई, किससे इतना हंस हंस के बातें हो रही थी? आपकी साली साहेबा सीमा का फोन था, तो उन्हीं से बतिया रहे थे। कह दिया है कल सवेरे नाश्ते पे आने को, जरा सौरभ के रिश्ते की बात करनी थी। अच्छा चलो बढ़िया है, कहीं से तो बात बने और जल्द ही हमारे सौरभ के हाथ पीले हो। अगले दिन सुबह सुबह सीमा अपनी बहन किरण के घर आती है। जीजी, ओए जीजी कहाँ हो? लो मैं आ गई। नाश्ता बना कि नहीं? आ गई मेरी बहना, आजा आजा, जल्दी से यहाँ बैठ और नाश्ता कर। आओ आओ सीमा, आओ बैठो। और बताओ संजय बाबू कैसे हैं? वो भी बढ़िया है जीजा जी। चल अब बता, किस लड़की का रिश्ता कल तू फोन पर बता रही थी? अरे पहले कुछ खाने को तो लाओ जीजी, फिर बातचीत शुरू की जाए। तो सुनो जीजी, रिश्ता है हमारी रिश्तेदारी में एक लड़की का। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो लोग भी बनारस के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बनारस की है? कौन से एरिया की है? अरे सुपुत्र जी, जरा धैर्य रखो। मान गए आजकल के बच्चों को कि माँ बाप सामने बैठे हैं और खुद ही सारी बातें कर रहे हैं। एक हमारा जमाना था कि अगर घर में रिश्ते की बात चलती थी तो बाहर निकल जाते थे शर्मा कर। सही कह रहे हो जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है। वैसे भी अब हमारा सौरभ बड़ा हो गया है, शादी तो वो अपनी पसंद से ही करेगा। तुम भी ना इतना बोलती हो। अरे सीमा को तो बोलने दो। जीजा जी, अगर आप कहें तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं? अपनी ही तरह गहरे वैश्य है ना? हाँ जीजा जी बिल्कुल। और लड़की दिखने में बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी है, घर के सारे कामकाज जानती है। सौरभ ये सुनकर शर्माने लगता है। मतलब परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, राइट? हाँ बिल्कुल, निशी सही कहा। तो फिर देर किस बात की, बात चलाओ। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हमें किसी का एक पैसा नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत अच्छे से कर दे, और क्या मांगे उनसे। अरे अपनी बिटिया रूपी हीरा हमको दे रहे हैं, और क्या ही चाहिए। आप दोनों की सोच का अब हम क्या ही कहें। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ मौसी, थोड़ा जल्दी बात करके बताइएगा ना, और लड़की का फोटो भी अगर होता तो बढ़िया रहता। मेरा सौरभ भी ना। सीमा जी सौरभ का रिश्ता लेकर अपने रिश्तेदार के घर जाती है। उषा भाभी कहाँ हो? हाँ सीमा, आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ भाभी आपके लिए। अच्छा बताओ भाई, ऐसी क्या बात है? अरे अपनी सुरभि के लिए बढ़िया सा रिश्ता लेकर आई हूँ। अपनी ही बनारस का लड़का है, और रिश्ते में मेरी बहन का बेटा भी है। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी भी एक ही बिटिया है। सुरभि के पापा और हमारा भी शुरू से यही मन था कि हमारी सुरभि की शादी यही बनारस में हो जाए। अरे सोने पे सुहागा वाली बात तो ये है भाभी कि उन लोगों की कोई मांग ही नहीं है। उन्हें बस लड़की चाहिए, ना कोई दहेज ना कोई पैसा। अच्छा, ऐसे देवता लोग तो आज के जमाने में अलादीन का चिराग लेकर भी ढूंढो तो ना मिले। तो भाभी बताओ, कब चलोगे रिश्ता लेकर उनके घर? नेकी और पूछ-पूछ, मैं आज ही सुरभि के पापा से बात करके कल ही उनके घर चलते हैं। अब अगले ही दिन सुरभि के मम्मी जी, पापा जी अपनी प्यारी सी बिटिया को लेकर सौरभ के घर पहुंचते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोगों को आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शुरू होता है बातों का सिलसिला, और आखिर में वहीं आकर थमता है कि अब सौरभ और सुरभि एक होने जा रहे हैं।
लीजिए समधन जी, मुंह मीठा कीजिए। हाँ जी, आप भी खाइए। अब बस 1-2 दिन का समय मिलते ही पंडित को कुंडली दिखाकर शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मुहूर्त की क्या जरूरत है मम्मी? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या कहती है सुरभि? ये सुनकर सुरभि शर्माने लगती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों ही परिवारों में बड़ा ही खुशी का माहौल था और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा खुश थे तो वो थे सौरभ और सुरभि। अगले ही दिन, अरे अपनी भाभी के घर जरा फोन करके उसका नंबर तो मांग ले निशी। भैया आप भी ना ऐसे बेताब हुए जा रहे हो कि बस कुछ पूछो मत। अरे ले ले, तू ना मेरी बहन नहीं है। हाँ चल ये ले, शादी के शॉपिंग के लिए 20,000 मेरी तरफ से। भैया चल अब तू नंबर मांग। मैं अभी आया। तभी निशी सुरभि के घर फोन करके सुरभि का नंबर लेती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। सुरभि और सौरभ अब एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि उनके घरों में क्या चल रहा है उनको खबर ही नहीं थी। 2 दिन बाद किरण जी शादी के लिए मुहूर्त निकलवाने पंडित जी के पास जाती हैं। लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए और जल्दी से कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल निकाल देते हैं यजमान, जरा थोड़ी देर यहाँ बैठिए। पंडित जी दोनों कुंडलियों को उलटते पलटते हैं और चश्मे को 4 बार ऊपर नीचे करते हैं। क्या हुआ पंडित जी, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे रुकिए देवी जी, थोड़ा समय दीजिए, आखिर कुंडली ही इतनी जघन्य लेकर आई हैं आप। क्या मतलब पंडित जी? मतलब सीधा सा ये है देवी जी कि अभी अगले 1.25 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको जो ठीक लगे वो करिए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल होता है, मानो तो सब होता है, वरना भगवान भी बस एक पत्थर की मूर्ति है। अब किरण जी अपना उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट आती हैं और अपनी समधन उषा जी को फोन घुमाती हैं। कैसी हैं समधन जी? बस बढ़िया है, आप बताइए। अरे ये तो बड़ी ही विकट समस्या आन पड़ी है समधन जी। पंडित जी के पास आज गए थे शादी के मुहूर्त के लिए, लेकिन उनका कहना है कि अगले 1.25 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। क्या? ये तो गजब हो गया समधन जी। तभी पीछे से सुरभि कहती है, क्या हुआ मम्मी? अरे तेरी शादी का मुहूर्त अगले 1.25 साल तक नहीं है, अब क्या होगा? मम्मी खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। लो जी, इनके मुंह से ये अमृत वचन और सुन लो, जाओ यहाँ से। अब दोनों घरों में बातचीत होकर यही निर्णय होता है कि अब शादी 1.25 साल बाद ही होगी। इसका सबसे अच्छा फायदा उठा रहे थे हमारे सौरभ और सुरभि। दोनों आए दिन कहीं मूवी देखने जाते, कभी किसी होटल में खाना खाने जाते, मतलब फुल एंजॉय। इसी बीच गंगा दशहरा आता है। तभी किरण जी उषा जी को फोन करती हैं। कैसी है समधन जी, कैसी तैयारी चल रही है शादी की? अब शादी की तैयारी का क्या ही करूं समधन जी, जब शादी का मुहूर्त ही 1.25 साल बाद का निकला है। तो अभी तो मैं और सुरभि के पापा चैन की बंसी बजा रहे हैं। अरे कैसी बात करती हैं उषा जी, एक बार लड़की की सगाई होने के बाद चैन कहाँ पड़ता है। हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया लेन देन आता रहता है। अब देखो मैंने भी आपको इसीलिए कॉल किया है। हाँ हाँ बताइए ना। वो अभी गंगा दशहरा आने वाला है ना, तो हमारे यहाँ जब लड़के की सगाई हो जाती है तो उसके ससुराल से उसके लिए कपड़े, एक गोल्ड रिंग, मिठाई और फल आते हैं और उसके साथ वो पूजा में बैठता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और क्या लेन देन होता है आप मुझे खुलकर बता दीजिएगा, कोई शर्म संकोचाहट मत रखिएगा। हमारी भी भाई एक ही बेटी है, हम दिल खोल कर देंगे। देखिए और क्या क्या की अगर बात है तो फिर जो आपकी इच्छा है वो दे सकती हैं, लेने देने में रोक टोक कैसी है? आप अगर सौरभ की दादी के लिए साड़ी लाएंगी तो उनके साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी होगी। अच्छा किया आपने बता दिया, मैं आज ही सुरभि के पिता से इस बारे में बात करती हूँ। चलिए अब रखती हूँ। शाम को जब राजेश जी घर पर आए तो उषा जी उन्हें सुरभि के ससुराल से आए हुए फोन कॉल के बारे में जानकारी देती हैं। अच्छा अच्छा, समधन जी का फोन आया था, ठीक है। जैसा जैसा उन्होंने कहा है हम उसको बड़ा कर ही करेंगे। हमारी भी इकलौती बेटी है, कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि सिर्फ दामाद जी के कपड़े और गोल्ड रिंग की कह रही थी, पर अब गोल्ड तो बहुत ज्यादा महंगा है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम उनके लिए पूरे घर के लिए ना अच्छे ब्रांडेड कपड़े ले लेते हैं, साथ में लिफाफा भी कर देंगे। तुम बिल्कुल सही कहती हो उषा, चलो अब कल से ही तैयारियों में लग जाते हैं। फिर अगले ही दिन से राजेश जी और उषा जी गंगा दशहरा के त्योहार की तैयारियों में लग जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद कर लाते हैं। देखिए जी, बाकी सब तो आ गया, लेकिन मेरा ये मन था कि उनकी दादी काफी बूढ़ी है, तो एक गोल्ड का रिंग दादी के लिए ले लेते हैं। वो भी क्या याद करेंगे कि हमारे पोते की शादी में हमें भी कुछ मिला। हाँ, वैसे भी हमारे समधी जी की कोई डिमांड तो है नहीं,
ऐसे नेक आदमी तो हमें आज के जमाने में मिलने से रहे। फिर 2 दिन बाद राजेश जी और उषा जी सुरभि के ससुराल गंगा दशहरा का सामान लेकर पहुंचते हैं, जिसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब बड़े खुश होते हैं। उषा जी सौरभ की दादी इमरती देवी को अपने हाथों से अंगूठी पहनाती है। लीजिए दादी जी, अंगूठी पहनिए समधन के हाथ से। मैं बुढ़िया अब उम्र में क्या अंगूठी पहनूंगी। अरे पहन लो माता जी, वो लोग इतने प्यार से लाए हैं, ऐसे मना नहीं करते। अच्छा ऐसी बात है तो पहना दो, अंगूठी बहुत बढ़िया है। भाग्यवान है मेरा पोता, उसके ससुराल से इतना सामान मिला है। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी समधी जी, हमने तो वैसे भी 1 रुपया लेकर शादी करनी है, हमें दहेज के नाम पर 1 रुपया चाहिए बस। बस ये सब आपकी मान सम्मान के लिए, बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं है। इधर सुरभि और सौरभ घंटों फोन पर बातें करते रहते। अरे आज जब मम्मी जी पापा जी आए थे तो तुम क्यों नहीं आई यार? माँ तो सोच रहा था इसी बहाने तुम्हारा दीदार हो जाएगा जाने मन। नहीं नहीं, मम्मी ने बोला ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। अरे यार ये घर वाले भी ना हमारे बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। नहीं तो मैं किसी पंडित जी को 500 रुपए की हरी पत्ती देता और अगले ही महीने का मुहूर्त निकलवा लेता। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आय हाय हाय, मेरे तो दिल पर छुरियां चला देती हो मेरी जान। अब कुछ ही दिन बीते थे कि किरण जी उषा जी को फोन करती हैं। और कैसी हैं भाभी जी आप? अब आप तो याद करती नहीं तो सोचा मैं ही कर लूं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? हम भी बस ठीक है। अब तो अपनी बहू के आने का इंतजार है। वो मैं ये कह रही थी भाभी जी, मुझे ना कहने में बड़ा ये हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन अभी 15 दिन बाद ही तीज का, हरियाली तीज का त्योहार है ना, तो हमारे यहाँ बेटी की अगर सगाई हो जाए तो फिर माँ अपनी समधन की भेजी हुई साड़ी पहनकर ही व्रत करती हैं। तो इसमें कैसी हेजिटेशन, जो आपके यहाँ के रीति रिवाज हैं हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। फिर शाम को जब उषा जी सारी बातें बताती हैं, अगर उनके यहाँ ये रीति रिवाज होता है तो हम भी अपनी बिटिया की खुशी के लिए सब जरूर करेंगे। चलो कल ही ऑफिस से आने के बाद समधन जी के लिए बढ़िया सी साड़ी और समधी जी के लिए बढ़िया सा ब्रांडेड ब्लैकबेरी का सूट ले आएंगे। अब अकेले समधन जी को साड़ी देना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ आप सही कहते हैं। उषा जी और राजेश जी सामान लेकर किरण जी के यहाँ पहुंचते हैं तो वो बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाती हैं। अच्छा भाभी, मैं ना आपको एक बात बताना भूल ही गई थी। वो हमारे यहाँ तीज पर हमारे पूरे परिवार की 21 औरतें पूजा में बैठती हैं, तो उनके लिए या तो आप लिफाफा कर दो या फिर साड़ी, जैसा आपको ठीक लगे। अरे रहने दे किरण, हम अपनी तरफ से कुछ कर देंगे, इतना जरूरी नहीं है। अरे नहीं माता जी, अगर आपके यहाँ होता है तो हम जरूर करेंगे। कल ही हम 21 साड़ी लेकर भिजवाते हैं। उषा और राजेश जी अपने घर आते हैं। ठीक है भैया, अब 21 साड़ी ले आते हैं। अब तो आए दिन उनके समधी जी के यहाँ कभी कोई तो कभी कोई रीति रिवाज, किसी का बर्थडे, कहीं कोई एनिवर्सरी, तो कभी किसी का मुंडन, तो कभी किसी का कंछेदन निकल ही आता। लेकिन अभी भी शादी में 6 महीने बाकी थे। और क्या कर रही हो डार्लिंग? बस कुछ नहीं, अभी सासू माँ ने मम्मी को फोन करके बताया कि दादी के 100 साल पूरे होने की खुशी में आप लोग एक ग्रैंड पार्टी करने वाले हो। कुछ प्लानिंग तो चल रही थी। मम्मी ने फोन भी कर दिया? हाँ, अब मम्मी पापा उसके लिए शॉपिंग प्लान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। इन लोगों को इसमें बिजी रहने दो, हम अपने में। आज फिर से किरण जी ने अपनी समधन जी को फोन घुमाया एक नई लिस्ट तैयार करने के लिए। हाँ, आपने ठीक से लिख लिया ना? वो माता जी की फुफेरी बहन के लिए साड़ी, लिफाफा और कोई भी चांदी का आइटम आप दे सकते हैं, जैसे चांदी का ग्लास या कुछ और। अब देखो आजकल इतना तो चलता ही है। आप इतना भी ना करो तो मजा नहीं आता, फिर आपको और हमको दोनों को यही समाज के बीच रहना है। हाँ जी हाँ जी। अब इतना ग्रैंड फंक्शन है तो कम से कम 200 लोग तो होंगे, तो सबके लिए कपड़े नहीं हो पाएंगे। तो उसमें से हमारे जो खास 100 लोग होंगे ना, उनके लिए आप कपड़े और लिफाफे कर देना, बाकी 100 के लिए 2100 रुपये चल जाएगा। जी ठीक है, रखती हूँ। अरे भाई ठीक क्या, फोन रख दिया, नहीं तो 3-4 लाख का सामान और बता देती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये शादी की डेट क्या निकली थी? आज तो 9 महीने बीत चुके हैं। मैं आज ही समधी जी को फोन करता हूँ। समधी जी, क्या हालचाल है आपके? अरे बस सब आपकी कृपा दृष्टि है साहब।
हमारे यहाँ हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। अच्छा समधी जी, उस समय हमारी भाभी जी ने पंडित जी से डेट निकलवाई थी शादी के लिए, तो क्या डेट थी? अब शादी को बस 6 महीने बचे हैं, तो हमें आगे की शादी की बुकिंग वगैरह भी तो करनी होगी। अच्छा, रुको, मैं किरण को ही पूछता हूँ, आप फोन पर ही रहिएगा। अरे किरण जी, यहाँ आइए। आपको पंडित जी ने क्या डेट बताई थी शादी के लिए? अरे डेट कहाँ बताई थी, मैं तो बस 1.25 साल सुनकर उठकर आ गई थी। अच्छा समझी जी, इनका कहना है कि डेट नहीं पता इनको, इन्होंने 1.25 साल सुनकर आगे बात ही नहीं की। अच्छा चलो मैं जाकर पूछ लेता हूँ पंडित जी से और आपको भी बताता हूँ। राजेश जी पंडित जी के पास जाते हैं। नहीं, हमारे पास लड़की की कुंडली ये नहीं, ये वाली आई थी जिसके हिसाब से ये मुहूर्त नहीं बन रहा था। आप अगर ये 2 कुंडलियां दे रहे हैं तो आप अगले ही महीने शादी कर लीजिए, और इसके हिसाब से तो बहुत अच्छे मुहूर्त निकल गए हैं। अरे ये कुंडली तो विनोद जी के बहन के बेटे की है। हे प्रभु, मतलब किरण जी कुंडली गलत उठा लाई थी। चलिए पंडित जी, आप एक बढ़िया सी डेट दे दीजिए, अगले महीने की 15 तारीख, आज से ठीक 25 दिन बाद। राजेश जी घर आकर सारी बातें उषा जी को बताते हैं, फिर वो दोनों सौरभ के घर जाते हैं। अरे भाभी जी, इनकी शादी की डेट क्या निकलेगी जब कुंडली ही इनकी नहीं थी? क्या कुंडली इनकी नहीं थी तो फिर किसकी थी भाई साहब? आज जब मैं पंडित जी के पास गया तब उन्होंने बताया कि आप गलती से अपने भांजे की कुंडली उनके पास ले गई थी। इन दोनों की शादी का मुहूर्त तो अब अगले 25 दिन के बाद का ही है। अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? चलो तो फिर शादी की तैयारियां आज से ही शुरू करते हैं। अब बताइए साहब, हमारी मैडम जी का कोई जवाब ही नहीं है, वे मान गए। भाई साहब, आप और हम मिलकर तैयारियां शुरू करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है हमारी कोई डिमांड नहीं है शुरू से ही, लेकिन अब वेडिंग को ग्रैंड वेडिंग बनाने के लिए आप 40 लाख और एक फॉर्च्यूनर कर दीजिए, जिससे आपकी भी शान बढ़ जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। हाँ सही बात है। अब ऐसी वैसी जगह से तो हम अपने बेटे की शादी करेंगे नहीं, किसी रिसोर्ट या फिर प्रीमियम बैंक्वेट से ही करेंगे। क्या 40 लाख? अरे भाई साहब, हमारा भी मन था कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी बढ़िया से करेंगे, लेकिन आपकी इस बिना डिमांड की शादी में हम इन 9 महीनों में पहले ही 40 लाख के बराबर दे चुके हैं। अब परेशान मत होइए ना, हम घर चलकर आराम से सोचते हैं। उषा और राजेश घर आते हैं। देख सूरभि, मुझे तो ये लोग समझ में नहीं आ रहे, अभी भी देर नहीं हुई तू कहे तो। नहीं पापा, मैं सौरभ के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। पापा आप ना बड़ी कंजूसी दिखा रहे हो। 40 लाख आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? लो भाई, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या ही कहे। अब दोनों परिवारों के बीच हो रही इस खींचातानी को सौरभ की दादी इमरती देवी पूरी तरह देख रही थी। अगले ही दिन किरण और विनोद शादी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। ये मैं 3 दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों बताओगे कि चाहते क्या हो? क्या मतलब? अरे इतना भोला ना समझ, अगर ये शादी ठीक से करनी है तो बता दे, वरना मैं अभी ही पुलिस को फोन करके तेरे पर दहेज का कानून लगवाती हूँ। अरे माताजी, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप सोच भी रही हैं कुछ? अरे तू तो रहने ही दे, थोड़ा अपनी बुद्धि को सुधार ले जो भ्रष्ट हो गई है। अब सुनो मेरी बात, अगर बहू इस घर में आएगी, तुमको ग्रैंड वेडिंग करनी है तो खुद खर्च करोगे, नहीं तो साधारण सी कहीं से भी शादी कर सकते हो। तभी सौरभ भी आ जाता है। अरे तेरे मुंह में से बोल नहीं फूट रहे, तुझे भी फाचना नजर आ रही है क्या? नहीं दादी, मैं तो राजी हूँ बिना दहेज के भी। तो बस, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी दादी?